था अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप कल पढ़ना शुरू किया था हमने। कल की क्लास में अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज, अंटार्कटिका के उपनाम और इसे ही कहते हैं दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप। ओके बेटा, कल की क्लास में हमने इसकी खोज, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव पर, और अंटार्कटिका के कुछ उपनाम थे जैसे श्वेत महाद्वीप, बर्फीला महाद्वीप, विश्व का रेफ्रिजरेटर, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप। अब इसकी विशेषता क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो हम देखेंगे। ये अपने आप में अन्य महाद्वीपों से एक विचित्र महाद्वीप है। ये हमारा नॉर्थ पोल 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इतना तो सभी को पता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव। अब देखेंगे इस 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के चारों तरफ, अर्थात उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ जल ही जल भरा है और यहाँ ये महासागर हो जाएगा। कौन सा? आर्कटिक महासागर। लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये पृथ्वी का स्थल भाग है और यहाँ स्थल होने की वजह से ये क्या बन गया? महाद्वीप। दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ स्थल भाग फैला हुआ है और स्थल होने की वजह से दक्षिणी ध्रुव हो गया एक महाद्वीप। ये हमारी भूमध्य रेखा है और मानते हैं हम वर्ष भर सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा पर चमकता है। अब सूर्य लगभग इस लोकेशन में रहेगा और सूर्य का प्रकाश निकलकर पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में पहुँचेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचेगा, नाम मात्र का पहुँचेगा। इसी कारण ये दोनों क्षेत्र टुंड्रा है, शीत प्रदेश है। वर्ष भर यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। ये जो महासागर है इसमें जल दिखाई न देकर जल के ऊपर विशाल मात्रा में मोटी बर्फ़ की चद्दर जमी हुई है, क्योंकि ठंडा है, सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं रहा। और यहाँ जो स्थल है, आपको इस महाद्वीप में हमारे स्थल जैसे भूमि, पत्थर, चट्टान, पर्वत, पठार ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। विशाल बर्फ़ की चद्दर जमी हुई है यहाँ पर। यहाँ जीवन के अनुकूल जलवायु नहीं होने की वजह से ये जन विहीन महाद्वीप है, क्योंकि भूमि तो है ही नहीं, कोई फल, कोई सब्जी, कोई वनस्पति, कोई कृषि, कुछ नहीं है। यहाँ 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चद्दर जमी हुई है। उसको हटाएंगे तब इसके नीचे जाकर आपको भूमि मिलेगी। निकिता ध्यान रख, या क्लास है और किसकी है ये भी ध्यान रख। यहाँ 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चद्दर जमी हुई होती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, इसका 98% भाग बर्फ़ से ढका हुआ है। लगभग 2% भाग में आसपास थोड़ा बहुत स्थल दिखाई दे सकता है। विश्व में जहाँ भी हिम ग्लेशियर हैं, किसी पर्वत पर या मैदान में, टोटल बर्फ़ का क्षेत्र जो है पूरे विश्व में, उसकी 86% बर्फ़, विश्व की 86% बर्फ़ अकेले अंटार्कटिका में जमी हुई है। जब सूर्य उत्तरायण होगा, कब होगा सूर्य उत्तरायण? जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीनों में यहाँ पर सूर्य होता है उत्तरी गोलार्ध में, भारत के आसपास। अब यहाँ सूर्य चमकेगा तो सूर्य का प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचेगा ही नहीं, बहुत दूर चला गया। तो यहाँ मार्च से लेकर सितंबर तक 6 महीनों की रात चलती है और वापस सूर्य जब दक्षिणायन होगा, मकर रेखा पर सूर्य चमकेगा वैसे 22 दिसंबर को, लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद वापस भूमध्य रेखा की ओर चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सितंबर से मार्च तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो यहाँ 6 महीनों का दिन हो जाएगा। अब यहाँ अप्रैल चल रहा है,
तो वहाँ 6 महीनों की रात शुरू हो चुकी है और कब तक होगी? सितंबर तक। तो यहाँ 6 महीनों के दिन और 6 महीनों की रात होती है। जन विहीन महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पर्वत भी है। उस पर्वत के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ है, आपको कहीं पत्थर दिखाई नहीं देगा। कवीन मोड़ पर्वत, एबेरुस शिखर। बेटा यहाँ क्या है? ऊंची ज्वालामुखी पर्वत भी है। वोस्टक यहाँ का सबसे ठंडा क्षेत्र भी है, जो विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र होगा। यहाँ कोई वनस्पति हमारे जैसा पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, सिर्फ टुंड्रा वनस्पति लाइकेन मोस जो शैवाल जैसी होती है वो मिलेगी। यहाँ कोई पशु नहीं है, सिर्फ सील व्हेल एक मछली है जो पशु श्रेणी में मानी गई, बर्फ़ में रहने वाले। पक्षियों में यहाँ एक पक्षी है पेंगुइन नामक चिड़िया जो उड़ नहीं पाती। ऐसी एक अलग ही लोकेशन का ये महाद्वीप है। समझ गए होंगे आप इसकी क्या कुछ विशेषता है। लिखना शुरू कर दो अब और लिखिए। कल इसकी कुछ बातें लिख ली थी, आज आगे की बातें लिखना शुरू करें और लिखो। यहाँ 6 महीनों का दिन व 6 महीनों की रात होती है। फिर लिखोगे जन विहीन महाद्वीप है, यह जन विहीन महाद्वीप है। इसका मतलब है यहाँ स्थायी रूप से किसी भी प्रकार की जनसंख्या का निवास नहीं है, यहाँ कोई देश वगैरह स्थित नहीं है। आगे लिखेंगे इसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। इसका 98% भाग है वो वर्ष भर बर्फ से ही ढका रहता। थोड़े बहुत पिघलती है जब सूर्य दक्षिणायन होता है, 6 महीनों का दिन होता है तब। लिखो विश्व की 86% बर्फ, विश्व की 86% बर्फ अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थित है। विश्व की 86% बर्फ पाई जाती है। आगे लिखेंगे यहाँ 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चद्दर जमी हुई है। चद्दर जमी हुई है। यहाँ 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी हुई है। उसको हटाने के बाद कहीं स्थल मिलेगा। एस्किमो जनजाति वगैरह निवास करती है। बर्फ़ के घर इग्लू वगैरह बनाए जाते हैं। रेडियर से बिना पहियों की खींची जाने वाली गाड़ी, स्लेज गाड़ी वगैरह भी यहीं पर ही है। लिखेंगे वनस्पति। इस अंटार्कटिका में मुख्य रूप से कौन सी वनस्पति पाई जाती है? वनस्पति में लिखेंगे टुंड्रा वनस्पति। कैसी वनस्पति? टुंड्रा वनस्पति। याद रखना टुंड्रा किसे कहते हैं? विश्व का महान बर्फीला क्षेत्र जो भी है, चाहे साइबेरिया हो, ग्रीनलैंड हो, चाहे कनाडा का क्षेत्र हो, समझते हो ना, उसे टुंड्रा कहते हैं। टुंड्रा शब्द का अर्थ ही क्या है? विश्व का विशाल बर्फीला क्षेत्र, जहाँ वर्ष भर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, उसे टुंड्रा कहते हैं। और वो कहीं पर भी हो उसे ही टुंड्रा नाम मिला। अब टुंड्रा वनस्पति वो वनस्पति है जो शीत प्रदेशों में स्थित होती है। और शीत प्रदेशों में बर्फ़ के ऊपर कोई विशालकाय वृक्ष पौधा वगैरह नहीं मिलेगा। शैवाल जैसी, काई जैसी कोई वनस्पति है। टुंड्रा वनस्पति के आगे लिखेंगे वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति मिलती है जैसे लाइकेन, मोस, शैवाल आदि। पानी के ऊपर ये जमने वाली काई वगैरह होती है, वो यहाँ की वनस्पति है। लिखो पेंगुइन चिड़िया। पेंगुइन चिड़िया
नामक पक्षी पाया जाता है, पक्षी पाया जाता है। अंटार्कटिका में पाया जाने वाला पक्षी बोलो कौन सा है? पेंगुइन चिड़िया है, लेकिन ये ऐसी चिड़िया है जो उड़ती नहीं है। आगे लिखेंगे सील व्हेल नामक मछली पशु पाया जाता है, पशु पाया जाता है। सील व्हेल एक मछली है, यहाँ बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली मछली की नाम ही क्या है? सील व्हेल। और सील व्हेल यहाँ एक पशु श्रेणी का पशु है। पक्षियों में यहाँ एक चिड़िया है। याद रखेंगे अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पशु पक्षी कौन से हैं? तो पक्षियों में है पेंगुइन चिड़िया पीछे तक, और पशुओं में है सील व्हेल मछली। यहाँ तूफान भी आते हैं, चक्रवात भी चलते हैं। यहाँ हमारे यहाँ चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, तब उसमें मिट्टी, वर्षा, पेड़ पौधों की पत्तियाँ या अन्य कोई कचरा उड़ता है। यहाँ कोई कचरा नहीं है, कोई वनस्पति पेड़ पौधा नहीं है, मिट्टी तो है ही दूर दूर की बात। तो यहाँ क्या उड़ेगा? यहाँ बर्फ़ उड़ेगी। तो अंटार्कटिका में चलने वाले तूफान, जो बर्फीले तूफान होंगे, बर्फ़ के टुकड़े उड़ेंगे उनमें, उसे ब्लीजर्ड कहते हैं। और ब्लीजर्ड एक स्थानीय पवन भी है। शीत प्रदेशों में चलने वाले बर्फीले तूफान ही क्या कहलाते हैं? ब्लीजर्ड। साइबेरिया में भी चलते हैं, कनाडा ग्रीनलैंड में भी चलते हैं, लेकिन फिर भी ब्लीजर्ड के लिए सबसे प्रसिद्ध क्या होगा? अंटार्कटिका। लिखो ब्लीजर्ड। क्या है? ब्लीजर्ड। वैसे ठंडी स्थानीय पवन भी है। पवन 3 प्रकार की पढ़ी है ना आपने, उसमें से ब्लीजर्ड के आगे लिखेंगे यहाँ चलने वाले बर्फीले तूफान। यहाँ चलने वाले बर्फीले तूफान ही क्या कहलाते हैं? ब्लीजर्ड कहलाते हैं। इन तूफानों में सिर्फ क्या उड़ेगी? बर्फ़ ही बर्फ़ उड़ेगी। याद रख लेंगे सारी बात, मिटा दें इसको। अब देखो बेटा, ये शीत प्रदेश है, वर्ष भर शांति बनी रहेगी, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो यहाँ विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिक जाते हैं शोध कार्य करने हेतु, आविष्कार करने हेतु, अनुसंधान करने हेतु। अब भारत के भी कुछ वैज्ञानिक दल, कुछ अनुसंधान संस्थाएं यहाँ पर बना रखे हैं। जब किसी भी देश के वैज्ञानिक यहाँ आविष्कार, शोध, अनुसंधान के लिए जाते हैं तो उनके रहने के लिए या वो परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाता है, जिसे अनुसंधान केंद्र कहते हैं। भारत ने भी अंटार्कटिका में अपने 3 स्थायी अनुसंधान केंद्र लगा रखे हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती, और चौथा यहाँ प्रस्तावित है जिसका नाम है मैत्री 2। लेकिन अंटार्कटिका में जाने वाला भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल कौन सा है? कब पहुंचा? कौन सा वैज्ञानिक पहुंचा? अंटार्कटिका अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? या अब ये 5-7 क्वेश्चन भारत के संदर्भ में अंटार्कटिका से संबंधित बड़े मोस्ट साबित होते हैं एग्जाम में। लिखना शुरू करो और लिखो भारत के अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र में 3 अनुसंधान केंद्र, 3 अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान केंद्र? 3। कितने स्थापित कर चुका है भारत? 3। लिखो नोट लगा के। चौथा अनुसंधान केंद्र, चौथा अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है, प्रस्तावित है मैत्री 2। मैत्री 2
अनुसंधान केंद्र, मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र। समझ में आई ये बात? अरे समझ गए क्या? भारत ने अंटार्कटिका में अब तक कितने स्थायी अनुसंधान केंद्र स्थापित कर दिए हैं? 3 तो स्थापित कर चुका है, चौथा अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। और हाल ही में करंट जीके से रिलेटिव भी है, अंटार्कटिका में प्रस्तावित भारत का कौन सा अनुसंधान केंद्र होगा? चौथा। और उस प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या रखा है? मैत्री 2। 3 स्थापित हो चुके, जिसमें से वर्तमान में कार्यरत कितने हैं? 2। लिखो, 3 में से वर्तमान में कार्यरत 2 हैं। कौन कौन से हैं? मैत्री और भारती। मैत्री प्लस भारती अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत के कितने अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में कार्यरत हैं? 2। और कौन कौन से कार्यरत हैं? मैत्री और भारती। जबकि प्रस्तावित कौन सा है? मैत्री 2। लिखो, 9 जनवरी 1982 ईस्वी को, 9 जनवरी 1982 ईस्वी को डॉक्टर सईद जहूर कासिम, डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में, डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल, नेतृत्व में भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा। अंटार्कटिका पहुंचा। अंटार्कटिका में जाने वाला भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल ही कौन सा है? उस वैज्ञानिक का नाम ही क्या है? डॉक्टर सईद जहूर कासिम। तो अंटार्कटिका में भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल कब पहुंचा? 9 जनवरी 1982 को। प्रथम पहुंचने वाला पूछे तो वैज्ञानिकों की श्रेणी में वैज्ञानिक दल, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? डॉक्टर सईद जहूर कासिम। ये भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा। अब 3 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं। तीनों के कंट्रोल के लिए अंटार्कटिका अनुसंधान परिषद बनाई गई। और अंटार्कटिका अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? लिखो, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद। बोलो, अंटार्कटिका अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? गोवा। गोवा में कर सकते हो आप पणजी। अंटार्कटिका अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थापित हुई है? गोवा में हुई है। ओके बेटा। दीपिका दिख रहे हो है ना? कौन है? अंटार्कटिका। ध्यान से रहिए, बड़ा बर्फीला क्षेत्र है। आ जाना साथ के साथ वापिस। अब 1 नंबर का लिखो, दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री के आगे लिखेंगे 1983 ईस्वी। भारत का प्रथम, किसका प्रथम? भारत का प्रथम
अनुसंधान केंद्र, भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र, तो बताइएगा अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र का नाम ही क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। स्थापित कब हुआ? 1983 में। पूछ ले दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो आप बताना भारत का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। दूसरा आप लिखेंगे मैत्री। दूसरा क्या है? मैत्री। मैत्री के आगे लिखेंगे 1987 ईस्वी, भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका में स्थापित भारत के दूसरे अनुसंधान केंद्र का नाम बोलो क्या है? मैत्री। तीसरे नंबर पर लिखेंगे भारती, और भारती के आगे लिखेंगे 2011 ईस्वी। भारती भारत का तीसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। तो याद रखेंगे अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित हो चुके हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। जबकि चौथा अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में प्रस्तावित है, इंडिया का नाम है मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र। ओके, एक लाइन आपने लिखी थी, 3 में से वर्तमान में कितने अनुसंधान केंद्र इंडिया के कार्यरत हैं? वहाँ 2। कौन कौन से कार्यरत हैं? मैत्री व भारती। दक्षिणी गंगोत्री कार्यरत नहीं है ना, ये एक बलिजर्ड में नष्ट हो चुका है। लिखो नोट लगा के, दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र एक बलिजर्ड में नष्ट हो चुका है। एक बलिजर्ड में नष्ट हो चुका है। कर दोगे इतना काम? ये बेटा अंटार्कटिका की कुछ एग्जाम लाइक मुख्य विशेषताएं थी, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप हमें ये बता दो हिमाद्री क्या है? हिमाद्री क्या है? ये क्वेश्चन आ गया आपका, हिमाद्री क्या है? भाई सुनो एक बार, अगर वो आपसे पूछे मैत्री 2 क्या है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है, मैत्री क्या है, भारती क्या है, तो तुम आसानी से बता दोगे। इतना विश्वास हमें आप पर है। निकिता, बड़ा विश्वास है तेरे पर, तो बता देगी। तो बता हिमाद्री क्या है? सुमन बता हिमाद्री क्या है? आर्कटिक महासागर, अभी बताया था ना, उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ जल ही जल है। वहाँ आर्कटिक महासागर में भी भारत ने अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखा है, जिसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में है, जबकि ये 3 है और एक प्रस्तावित दक्षिणी ध्रुव पर। अंटार्कटिका आपका पूरा हुआ। अब अगला महाद्वीप क्षेत्रफल में कौन सा आएगा? यूरोप। 6 नंबर का क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? यूरोप। 5 नंबर का कौन सा था? अंटार्कटिका। 3 नंबर का कौन सा था? उत्तरी अमेरिका। तो अब 6 नंबर का महाद्वीप आपका शुरू हुआ है, और उस महाद्वीप का नाम है यूरोप। क्षेत्रफल में 6ठा बड़ा है, जनसंख्या में 3रा बड़ा है। लिखो, यह क्षेत्रफल में 6ठा बड़ा महाद्वीप है, 6ठा बड़ा महाद्वीप है, तथा
जनसंख्या में, बोलो कौन सा है, जनसंख्या में तीसरा बड़ा महाद्वीप है मेरे बच्चों, तीसरा बड़ा महाद्वीप। यही क्वेश्चन कई बार बना है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा एशिया, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में दूसरा बड़ा अफ्रीका, क्षेत्रफल और जनसंख्या में तीसरे नंबर पर क्रम टूटता है। तो एग्जामिनर के दिमाग में वही बात आती है खुशबू कि तीसरा पूछ ले। तो जनसंख्या में तीसरा बड़ा संगम कौन सा, जनसंख्या में तीसरा बड़ा यूरोप, तो क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा उत्तरी अमेरिका। याद रखोगे ना। अब लिखो, राजस्थान पुलिस में आया था ये क्वेश्चन। लिखो, यूरोप शब्द एरब शब्द से बना है। यूरोप शब्द एरब शब्द से बना है जिसका अर्थ सूर्यास्त है, जिसका अर्थ सूर्यास्त है। सूर्यास्त का मतलब सूर्यास्त, छिपता हुआ सूर्य कह सकते हैं भाई। सूर्यास्त से मतलब है छिपता हुआ सूर्य, लेकिन फिर भी सूर्यास्त शब्द ज़्यादा बेस्ट लगता है। राजस्थान पुलिस में यही क्वेश्चन था, किस महाद्वीप का अर्थ सूर्यास्त है, और वो है एरब। किस महाद्वीप का अर्थ उगता हुआ सूर्य है, एशिया। वो आंसू शब्द से बना है जिसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य। यूरोप एरब शब्द से बना है जिसका अर्थ है सूर्यास्त। ठीक है, इतनी बात। उपनाम लिखो, यूरोप का उपनाम क्या होगा, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। बोलो, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, यूरोप। क्यों कहते हैं भाई, प्रायद्वीप क्या होता है, ऐसा स्थल भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो, उस स्थलीय भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है कि नहीं। अरे हमारा साउथ इंडिया ऐसे ही त्रिभुजाकार में आकृति में है। दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत कह दो आप इसे प्रायद्वीपीय भारत कह दो, प्रायद्वीपीय भारत। बात एक ही है। द्वीप किसे कहते हैं, वह स्थल जो चारों ओर जल से घिरा हुआ। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, वह स्थल जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ। दक्षिणी भारत के पश्चिम में यहाँ विशाल जल राशि कौन सी है, अरब सागर। इसी दक्षिणी भारत के पूर्व में विशाल जल राशि कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिणी भारत के दक्षिण में विशाल जल राशि कौन सी है, हिंद महासागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। दक्षिणी भारत तीन और जल से घिर गया ना, तो इसी का नाम हो गया प्रायद्वीप भारत। यूरोप महाद्वीप तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, इसी कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। भारत के तीन तरफ तो आपको कौन सी जल राशि है समझ में आ गई। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। लेकिन इस यूरोप के तीन तरफ जल राशि कौन सी है, ये गुजरात है ना। गुजरात के ऊपर फिर पाकिस्तान स्थल लग जाएगा। गुजरात के अंदर ये जल घुसा हुआ है, ये दिखा ना, ये जली तो है। स्थलीय बॉर्डर तो ये हो गया गुजरात का, भारत का। ये जल क्षेत्र स्थल के अंदर घुसा हुआ, ये ऐसा जल क्षेत्र है जो तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ है कि नहीं, उसे खाड़ी कहते। बोलो, खाड़ी किसे कहते हैं, वह जलीय भाग जो तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ हो, उसे तो खाड़ी।
और वह स्थलीय भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो वो प्रायद्वीप। इसीलिए ये अब दर्शाया मैंने, ये एक खाड़ी है और इंडिया में है। कौन सी खाड़ी है ये? यहाँ ऊपर वाली देखनी है एक बार, ऊपर वाली, नीचे वाली बाद में देखनी। कौन सी है ये? कच्छ की खाड़ी। और ये नीचे जो खाड़ी है थोड़ी बड़ी बन गई कच्छ की खाड़ी, लेकिन छोटी है। खंबात की खाड़ी बड़ी है ये खंबात की खाड़ी है, गुजरात में है। और ये कच्छ की खाड़ी है, ये भी गुजरात में है। इंडिया में 2-3 क्वेश्चन यहाँ बड़े प्यारे बनते हैं, मैं कहता हूँ तुमसे भी प्यारे। समझ रहे हो ना ये बात? इसमें कोई शक नहीं है। बताओ कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हो तेरी का कठे ले जागी तू, नर्मदा और ताप्ती ने ना जठे सी उठे रहने दो। छेड़खानी ना करो प्रकृति के साथ, ऊँया कर लो आपस में कि करनी है वो, प्रकृति के साथ मत करो। अन्यथा प्रकृति ने छेड़छाड़ शुरू कर दी ना तो फिर संभल नहीं पाओगे। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी। लूणी नदी जाकर गिरती है कच्छ की खाड़ी में, जबकि खंबात की खाड़ी में गिरेगी नर्मदा, ताप्ती। दोनों एक ही लोकेशन में है कि नहीं? और ये लो राजस्थान से निकलकर गुजरात आती है साबरमती। ये तीनों खंबात की खाड़ी में विलीन होती हैं, जबकि कच्छ की खाड़ी में विलीन होगी लूणी नदी। तो खाड़ी और प्रायद्वीप किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गई? बस समझ में आनी चाहिए तुम्हें, याद चाहे रहो या न रहो। वो तो हमें भी पता है, हो तो हमारे ही ना, कोई पड़ोसियों का तो हो ना कि जो पतो ना रहे मानना। हमारी क्लास का हो तो पतो ही है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, अनेक्सीमिंडर तो हमें बनना नहीं, विश्व मानचित्र का जनक, लेकिन काम चलाऊ एक बार देखना है। तुम्हें तो समझना है, याद तो रखना ही नहीं। समझ गए? अब ये लोकेशन देखते हैं तो एक स्थलखंड बनता है। इस स्थलखंड में ये ऊपर अगर हम देखें तो ये कौन सा महाद्वीप? ये इधर बना दिया सफ़ेद नहर से इधर अफ्रीका, और ये सफ़ेद से इधर कौन सा बन गया? एशिया। ये हम यहाँ ले सकते हैं आर्कटिक महासागर। ये यहाँ एस आकृति का कौन सा है? अटलांटिक। अटलांटिक जिसे अंध महासागर कहते हैं। और ये यूरोप के दक्षिण में जो दिखा ये भूमध्य सागर है, सवेज नहर वाला, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी वाला। तो अब बताओ यूरोप के उत्तर में स्थित जल राशि आर्कटिक महासागर, यूरोप के दक्षिण में स्थित जल राशि भूमध्य सागर, यूरोप के पश्चिम में स्थित जल राशि अटलांटिक महासागर। घिर गया ना तीन और जल से तो बन गया प्रायद्वीपों का महाद्वीप। उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में तो एशिया दिख ही रहा है। पूर्व में तो ये स्थल से घिरा हुआ है और स्थल से घिरा हुआ भाग ही क्या है? एशिया। लिखो यह तीन और जल से घिरा हुआ है। कौन घिरा हुआ है? यूरोप। शाबाश। अब की बार तो कुछ जान बापरी। किस में? खुशबू में। क्यों? और कोई कौन दिखा था ना? आई छोरी के गए ले रहा, बहुत सावल सिद्धि है बेचारी। लिखो आगे, यूरोप तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में
भूमध्य सागर है बेटा ये, जबकि आर्कटिक है महासागर। दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ठीक है बेटा। आगे यूरोप की विशेषता लिखेंगे, इसी में ही चलते हुए लिखो आधुनिक सभ्यता का केंद्र। आपने सुना होगा ना कि भारत अपनी वैदिक कल्चर को छोड़कर, वैदिक सभ्यता को छोड़कर, वैदिक संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति अपना रहा है। तो पाश्चात्य संस्कृति यूरोप की संस्कृति है, जो आधुनिक संस्कृति है, समझते हो ना, जिसमें सब कुछ उच्च रहन सहन वगैरह है, समझते हो ना। पापा को डैड, जीजा को जीजू, समझते हो ना, मम्मी को मोम, ये नया नाम, समझते हो ना। पहले अपनी वेशभूषा बड़ी साधारण थी, ढीले ढाले सूती वस्त्र। आजकल देखो पता ही कौन चल रहा है, पैर रखो है कि ना पैर रखो। ये सब क्या है? पाश्चात्य संस्कृति तो है, और इसी का नाम उच्च रहन सहन अपने को बड़ा समझते हैं। समझता हो ना, पता नहीं बाजू है कोना कपड़ा का आजकल आया को माहौल पैदा है, वो पाश्चात्य संस्कृति। और पाश्चात्य संस्कृति यूरोप की संस्कृति है, समझ में आ गई ये बात। आधुनिक सभ्यता का केंद्र, आधुनिक सभ्यता का केंद्र क्या है बोलो? यूरोप। विश्व का शिक्षित विकसित महाद्वीप है, शिक्षित विकसित महाद्वीप। जैसा गया था वैसा ही आ गया क्या? लिखो आधुनिक सभ्यता का केंद्र यूरोप। उसके बाद में लिखो प्रथम शिक्षित विकसित महाद्वीप। प्रथम शिक्षित विकसित महाद्वीप बोलो क्या है? यूरोप। लिखो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप। महाद्वीप तो कौन सा हो गया? यूरोप। यदि देशों की बात की जाए तो ब्रिटेन, ब्रिटेन का ही दूसरा नाम इंग्लैंड। 1830 का दशक। कई क्वेश्चन आ गए हैं मेरे बच्चों, इसमें 2-3 ध्यान दो। क्वेश्चन होगा विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बोलो कब हुई? 1830 के दशक में। फिर क्वेश्चन बन गया विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? अगर 4 महाद्वीप ऑप्शन है तो यूरोप, अगर देशों के ऑप्शन है तो कौन सा देश? ब्रिटेन। आधुनिक टेक्नोलॉजी युक्त उद्योग सर्वप्रथम यूरोप में ही लगे थे, और यूरोप वासी अपना टेक्नोलॉजी ज्ञान धीरे धीरे दूसरे देशों में, महाद्वीपों में लेकर गए, और आज समस्त दुनिया में टेक्नोलॉजी औद्योगिक शुरुआत हो चुकी है। आगे लिखेंगे सर्वाधिक उत्प्रवासी, सर्वाधिक उत्प्रवासी की संख्या वाला महाद्वीप, सर्वाधिक उत्प्रवासियों की संख्या वाला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका में, समझाई थी ये बात। और सर्वाधिक अप्रवासियों की संख्या वाला महाद्वीप कौन सा होगा? उत्तरी अमेरिका। यहाँ के निवासी सर्वाधिक यूरोप को छोड़ कर चले गए, अन्य महाद्वीप और देशों में जाकर निवास कर लिया अपने टेक्नोलॉजी ज्ञान के कारण। क्योंकि शिक्षित विकसित इंडिया का विश्व का प्रथम और औद्योगिक क्रांति, टेक्नोलॉजी से ही तो आधुनिक मशीनें बनी, समझ गए ना। तो यहाँ से छोड़ कर वो बैकवर्ड क्षेत्र में जाकर रहना शुरू कर दिया। देखो जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ अधिक मिलेगी? जहाँ पिछड़ापन हो, जहाँ गरीबी हो, जहाँ अशिक्षा हो, जहाँ अंधविश्वास हो, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक मिलती है।
और जहाँ विकसितता हो, साक्षरता दर अत्यधिक हो, समझते हो ना, गरीबी, भूखमरी, अंधविश्वास तो साक्षरता में सब खत्म ही हो जाएंगे। वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर नहीं मिलेगी, बहुत कम होगी। और जहाँ अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, अंधविश्वास होगी, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक मिलेगी। जैसे भारत में साक्षरता दर कम है, अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास रखा जाता है। साक्षरता दर भी 73% ही है 2011 के अनुसार, कोई ज़्यादा नहीं है। इन 70 वर्षों में भी साक्षरता दर में कोई खास रिपोर्ट नहीं है, 73%। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। और इसमें यह माना जाएगा शिक्षा में कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, जितने हो जाएं उतने थोड़े। समझते हो ना? ये सोच मानकर जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती है। लेकिन यूरोप तो शिक्षित, विकसित, टेक्नोलॉजी युक्त है, विश्व का फर्स्ट ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है। जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी नहीं रही है। अरे पहले से अगर आज जनगणना की है जैसे 2011 में 21 में हुई, तो कम मिलेगी जनसंख्या। जन्म दर ऋणात्मक जा रही है। वहाँ की चिंता ये है कि एक दिन ये जनसंख्या कम हो जाएगी। अगर इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि दर डाउन रही तो वहाँ बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन, इनाम, कोई धन रुपए दिया जाता है, और यहाँ बच्चे के जन्म पर कंट्रोल लगाया जाता है। समझ गए ना? बस जिस दिन हमारी सोच यूरोप वासियों की हो जाएगी, हम भी इंडिया को यूरोप बना देंगे, जिसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आज की क्लास इतनी है और यूरोप को कल पढ़ेंगे। ओके।